हमारे देश का जो जुडिशल सिस्टम है, 3 चीज़ों पर टिका है। एक पुलिस, जहाँ से क्राइम की एक शुरुआत होती है एफआईआर की शक्ल में। दूसरा है अदालत, कोर्ट, जहाँ पर उस एफआईआर को अंजाम तक पहुँचाया जाता है। क्रिमिनल बेकसूर है या फिर कसूरवार है, ये तय होता है। और अगर गुनहगार है तो फिर तीसरा जो हमारा सिस्टम है, वो है जेल, जहाँ सज़ा के लिए उसे भेजा जाता है। इन्हीं 3 चीज़ों पर पूरा जुडिशल सिस्टम टिका हुआ है। अब पुलिस और कोर्ट, इसके बारे में तो आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। बात होती है जेल की, और जब जेल का नाम आता है तो एक और नाम आता है जेलर। और जेलर का नाम जैसे ही आता है, हम सभी के जहन में एक डायलॉग आता है, और वो ये है कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। यही सब हम बचपन से शोले फिल्म का वो डायलॉग सुनते आए हैं। जेलर कौन होते हैं, कैसे होते हैं? और उन लोगों को जिनको समाज समाज में रहने लायक नहीं समझता, जेल में भेजा जाता। एक से एक खूंखार, क्रिमिनल, कातिल, रेपिस्ट, टेररिस्ट, अंडरवर्ल्ड डॉन, और इन सबको एक छत के नीचे रखकर उनको कंट्रोल में रखना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है। आज हमारे साथ देहरादून के जेलर हैं। कहते हैं उत्तराखंड को आप सभी जानते हैं देवभूमि। अब देवभूमि में जेल, ये पहले थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन फिर याद आता है कि देवभूमि, वहां भी राक्षस होते होंगे, पुराने दौर में भी। तो अब राक्षस का जो नया नाम है वो क्रिमिनल है। तो उसी देवभूमि की राजधानी देहरादून के जेलर पवन कुमार कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पवन साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं पूरी बातचीत आपसे शुरू करूं। मैं कुछ दिन पहले देहरादून जेल गया था, और पवन साहब की वजह से ही गया था। वहां इनके कमरे में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक शख्स आया, बेहद अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट। फिर इनसे पता चला कि वो अपनी सज़ा काट रहा है, और सज़ा के तहत हर जेल के कैदी को काम करना होता है, और वो भी जेल के ऑफिस में काम कर रहा है, क्योंकि वो कंप्यूटर का माहिर है, अंग्रेजी अच्छी जानता है, टेक्नोलॉजी जानता है। बाद में पता चला उस शख्स का नाम है राजेश गुलाटी। अब ये नाम आप सबने सुना होगा। ये आफ्ताब, पूनावाला, श्रद्धा, अभी जो हम सब सुन रहे हैं, ये तो बात के दौर की बात है। असल में इस देश में जो पहला चर्चित केस था, कोई अपनी बीवी को मारकर उसके लाश के टुकड़े करे, वो राजेश गुलाटी वाला केस था, जिसमें उसने अपनी पत्नी आलुकमा गुलाटी का कत्ल किया था। लेकिन जब मैं सामने था, उसने एक शिकायत की। उसने कहा, सर वो आप हैं, ये आपके जैसे मीडिया है, जिसकी वजह से हमें कभी बेल नहीं मिली। क्योंकि जब भी जज के सामने खड़े होते हैं, वो कहते हैं 70-72 टुकड़े करने वाले को जमानत नहीं मिलेगी, वो बाहर नहीं रह सकता। क्या आपने कभी गिना कि वो कितने टुकड़े हैं? क्या आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा? फिर उसने मुझे बताया कि 70-72 टुकड़े एक इंसान के नहीं किए जा सकते हैं। उसने गिन के बताया कि दोनों हाथ के आप मैक्सिमम कितने टुकड़े करेंगे, दोनों पैर के कितने करेंगे, बाकी धड़ का कितना करेंगे। पर उसने कहा, एक उस वक्त इस खबर की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वाकई कितने टुकड़े थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया में तब 70-72 टुकड़े चले थे। और मैंने उससे कहा कि अगर वाकई इतने टुकड़े नहीं हैं, बाकी मीडिया का पता नहीं, पर सच्चाई ये नहीं है, तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। पर उसका ये था कि अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शुरुआत यहीं से करूँगा पवन साहब, कि एक ऐसा शख्स जिसको समाज में रहने लायक नहीं माना गया, और क्राइम भी उसने बहुत वो किया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया है, लेकिन टुकड़ों वाली बात पर उसका था कि ये गलत है। तो एक ऐसे शख्स को जेल के अंदर हैंडल करना एक जेलर के तौर पर कितना मुश्किल होता है? जेल प्रशासन के रूप में हम प्रिजनर के क्या उसने अपराध किया, अपराध की प्रकृति क्या, उसको हम शायद जानने का प्रयास नहीं करते। अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो शायद हम कैदी को रखने के दौरान न्याय नहीं कर पाएंगे। आप विश्वास कीजिए, मैं लगभग 7 साल से देहरादून जेल में हूँ। मैंने आज तक राजेश गुलाटी से नहीं पूछा है कि उसने वो क्राइम वो किया। मैं उस दिन जब आपके सामने था, जी, तब आपने ये कहा, और फिर बिल्कुल, आपने उससे बोला भी था ये बात बिल्कुल, मैंने कि आज मैंने तक तुमसे नहीं। कभी नहीं पूछा। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर उससे पूछना शुरू करूंगा कि तूने क्राइम कैसे किया, कितने ब्रूटल तरीके से किया, तो मेरे मन में एक मानवीय प्रकृति के तहत एक नेगेटिव भावना आएगी। तो फिर मैं उसको जेल में रहने के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कभी नहीं पूछता हूँ, किसी भी प्रिजनर से नहीं पूछता हूँ कि उसने अपराध किया तो अपराध की प्रकृति क्या है, कैसे किया है, कभी नहीं पूछता हूँ। बेसिक वारंट हमें पता होता है कि ये मर्डर के आरोप में है, कि रेप के उसमें है, कि गैंगस्टर में है, डकैती में है।
इतना हमें पता है, इतनी सजा है ये पता है। उसके बाद हम उसकी सकारात्मक मूल्यों को देखते हैं कि जेल में रहने के दौरान हम इसको क्या सकारात्मक कार्यों में लगा सकते हैं और कैसे इसके जीवन में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। तो यही वजह है कि आपने जेल के ऑफिस में, चूंकि वो एक उस वक्त शायद कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया था, अमेरिका में वो 7 साल जॉब किया, फिर आपने उसका इस्तेमाल कि चलो जेल की टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या बाकी जो काम उसकी वजह से उसे लगाया था। बिल्कुल, मैं आपको बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ और बहुत अच्छी बात। जेल में एक भोजन का रजिस्टर होता है कि सुबह प्रिज़नर को जो भोजन दिया जा रहा है, वो हर चीज़ की मात्रा फ़िक्स है। दाल इतने ग्राम, सब्ज़ी इतने ग्राम, नमक इतने ग्राम। जब मैं शुरुआती दौर में जेल विभाग में आया था, तो वो रजिस्टर मैनुअल भरा जाता था और उसको करीब 50 मिनट लगते थे भरने में। हमारे यहाँ राजेश गुलाटी ने उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया। अब केवल हम प्रिज़नर के नंबर भरते हैं। आज हमारे इतने प्रिजनर हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने बीमार हैं, वो पूरा 2 पेज का रजिस्टर वो तुरंत ऑटोमेटिक विद इन ए मिनट आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी दाल आज इश्यू करनी है, कितनी सब्जी इश्यू करनी है, कितना तेल इश्यू करना है, कितना नमक इश्यू करना है, कितना मिर्च इश्यू करना है। इसका टोटल क्रेडिट राजेश गुलाटी हो जाता है। वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है पंकचुअल? 100% संजीदा है, बहुत ज़िम्मेदारी से काम करता है और कभी मुझे नहीं लगता कि उसने कोई इस तरह की कोई अवहेलना की। उसे इस काम के पैसे भी मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल, सरकार द्वारा निर्धारित जो वेजेज़ है वो दी जाती है उसको। एक कितना होगा एवरेज मंथली अगर बात करूँ? मंथली 7 या 21 करीब 2100-2200। स्किल्ड वालों को ₹110 पर डे का मतलब जो होगा 3000 के आसपास। वो स्किल्ड कैटेगरी में है। कभी ऐसा होता है कि एक कैदी जेल के अंदर है और वो भी बहुत इस तरह का क्राइम करने वाला, और अब उसे पता है 4 दीवारी के अंदर कैद है, तो अचानक उसे गुस्सा आया बहुत, क्योंकि जेल तो जेल है, और फिर जेल के अंदर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, तो उससे कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, इस तरह के केसेज़ आते हैं, निश्चित तौर पर आते हैं। हमारी देहरादून जेल में है, एक प्रिज़नर है, पिछले 30 सालों से है। 2 पहले उसने एक मर्डर किया, मर्डर करने के 8 महीने बाद वो बेल पे बाहर गया। बेल पे बाहर रहने के दौरान फिर मर्डर हो गया, फिर उसने एक मर्डर किया। फिर वो जब जेल में आ गया तो दोनों केसों की सुनवाई हुई, दोनों केसों में से आजीवन कारावास हो गया, अलग-अलग। फिर वो सेंट्रल जेल बरेली में था, उस समय यूपी उत्तराखंड एक राज्य था। उस समय बरेली जेल में एक उस पे गैर इरादतन हत्या का, उसका कहना है लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ, एक केस और लगा। तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं कि प्रिजनर अपने आवेश में कभी कोई गलत हरकत कर देता है, लेकिन सामान्य जनजीवन में कोई बड़ी घटना नहीं होती है। एक पवन साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जेल के अंदर जो स्टाफ होते हैं, सुरक्षा देखते हैं कैदियों का, उनके पास वेपन नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि एक वजह शायद ये भी है कि कहीं कैदी छीन के उल्टा ना कुछ हमला कर दे। तो बिना वेपन के ऐसे खूंखार कैदियों से मैनुअली, मतलब बगैर हथियार के, कैसे निपटा जाता है? हाँ, पहले तो मैं बताऊं वेपन दिया क्यों नहीं जाता है, हाँ। क्योंकि वो सारे वेपन चलाने वाले ही जेल के अंदर है। तो अगर कोई हाई डिग्निटी भी आती है हाँ। तो उनके हथियार बाहर ही जमा होते हैं, क्योंकि वो हथियार चलाने में माहिर लोग हैं, ऐसा प्रिजनर है। बिना वेपन के कंट्रोल एक जेल की मानसिक दशा के तहत कंट्रोल होते हैं कि जेल में एक डंडा होता है, वो डंडे का एक भय, साइकोलॉजिकल भय है, उसी से ही प्रिजनर कंट्रोल्ड हो जाते हैं 99% अधिकांश परिस्थितियों में। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब बलवा होता है, जब हमें टीयर गैस वगैरह का यूज करना होता है, साधारण जीवन में, साधारण परिपाटी में नहीं। तो जो ऐसे बलवा करने की कोशिश करते हैं, फिर इन कैदियों के लिए क्या सजा होती है? अगर सामूहिक बलवा है तो उसका उद्देश्य देखा जाता है, क्या वो जेल प्रशासन से खपा है, क्या वो सरकार की किसी नीति से खपा है, क्या वो न्यायपालिका के किसी पॉइंट से खपा है। उसके आधार पर मेरी अपनी जिंदगी में बलवा तो नहीं हुआ है, भूख हड़ताल पे भी गए हैं, तो फिर वो बीच का रास्ता कोई निकाला जाता है, उनकी बातें, मांगे सुनी जाती हैं, उचित फोरम तक पहुंचाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि कई जेलों में अंडा सेल है, या काल कोठरी अगर शब्द इस्तेमाल करें, कि जहाँ ऐसे कैदियों को जो जेल के नियम को तोड़ रहे हैं, उन्हें सज़ा देनी है, तो बिल्कुल सारे कैदियों से बैरक से अलग करो और उनको काल कोठरी में डाल दो। ये काल कोठरी क्या, और इसकी ज़िंदगी कैसी होती है? काल कोठरी जो वर्ड है वो अंग्रेजों के शासन का दिया हुआ वर्ड है, और वो तब यूज होता था जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनको पनिश करना होता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र भारत में काल कोठरी वर्ड यूज नहीं है। तो अब नया शब्द क्या है? एकांतवास वर्ड है। एकांतवास वर्ड भी
वो तब यूज होता है जब हम नहीं दे सकते। ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन से किसी प्रिजनर को एकांतवास में रखा जा सकता है। एकांतवास में एक सेल होती है जिसके अंदर लैट्रिन बाथरूम अंदर होता है, अंदर ही वो रहता है। उसके खुलने की टाइमिंग 24 घंटे में कितना खुलेगा वो फिक्स होता है। एकांतवास का भी एडवांस रूप जो अब आया है, जो अब चल रहा है, भारत के कई राज्यों में हो गया है, हाई सिक्योरिटी बैरक। जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, उनको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाता है। हाई सिक्योरिटी बैरक में डबल लेयर्ड सुरक्षा होती है। उनका जेल के मतलब विद इन जेल के अंदर भी एक जेल, जिसमें जेल के अन्य कैदियों से उनका कोई संपर्क नहीं होता। स्टाफ रैंडमली चेंज होता है, स्टाफ को खुद नहीं पता होता मेरी ड्यूटी क्या है। तो वो हाई सिक्योरिटी बैरक का कॉन्सेप्ट है। पूरे जेल में अब हर जगह पूरे देश में सीसीटीवी कैमरे लग गए, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि सीसीटीवी कैमरा है लेकिन जेल के अंदर मोबाइल भी काम कर रहा है। जैसे दिल्ली के तिहाड़ की खबर पूरे देश को पता है। तो जब जैमर भी लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा भी है, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक नेता थे जो बंद थे, वो अंदर मसाज करवा रहे थे दूसरे कैदियों से। तो ये चीजें कैसे मुमकिन हो जाती जबकि आप कैमरे की नजर में? पहली बात तो मैं जैमर की बात कर रहा हूँ। जैमर जेलों में साधारणतः नहीं है। उसका कारण है कि जैमर जब लगता है तो उसके आसपास की एरिया की फ्रीक्वेंसी भी बाधित हो जाती है। तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं, आम जनमानस होते हैं, वो उसका प्रतिवाद करते हैं। तो जैमर नहीं लगा है। जैमर यूपी के कुछ जेलों में लगा भी था, तो वो लगा 5G का, तो 6G आ गया, 4G लगा तो 5G आ गया। तो जैमर प्रभावी नहीं है। मुझे अच्छा। हाँ, जैमर प्रभावी नहीं है। उत्तराखंड की किसी जेल में जैमर नहीं है और उत्तराखंड के किसी भी जेल में जैमर नहीं है। उसकी वजह ये है कि आस पड़ोस के लोगों यस। और ये जेल जो है वो आबादी के बीच आबादी के बीच में ही है मोस्टली जेलें। शुरू में बाहर बनाई जाती है, 10-20 साल में आबादी के बीच में आ जाती है। तो अगर आप जैमर लगाएंगे तो आसपास की आबादी कहती है आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लेकिन साधारणतः जो मेरी 30 साल की जॉब से मेरा मानना है, ये शायद पहले जेलों में मोबाइल फोन की घटनाएं थी। अब समय बदला है। अब जेलों में पीसीओ फैसिलिटी हो गई है। जेलों में मोबाइल पहले क्या होता था, एक तो हार्डकोर क्रिमिनल रख रहा है, दूसरा आम आदमी भी अपने घर बात करने के लिए रख रहा है। तो अब आम आदमी तो रखेगा नहीं, आम प्रिजनर तो रखेगा नहीं, क्योंकि जेल में पीसीओ फैसिलिटी लगभग भारत की सभी जेलों में है। एक कैदी जैसे उत्तराखंड में हफ्ते में 5 बार अपने घर बात कर सकता है। तो आम प्रिजनर तो रखेगा नहीं। अब आ गया हार्डकोर। अब हम हार्डकोर पे आ जाते हैं। जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, अगर जेल प्रशासन अलर्ट है और उनकी निगाहें सख्त है, उनका प्रशासन सख्त है, तो साधारणतः मोबाइल नहीं मिल सकता। जो पीसीओ है, एक 5 कॉल कर सकता है वीक में फैमिली को, आपने कहा। तो इसके जो बहुत सारे ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन टाइप के लोग भी जेल के अंदर रहते हैं, और आजकल जो नई चीज़ आई है कि जेल के अंदर से वो पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं थ्रू मोबाइल या जो भी कॉल का तरीका है। तो इस पीसीओ का के ऊपर नज़र रखी जाती है कि किस नंबर पे हो रहा है, वो कौन है, फैमिली वाला है या नहीं, या क्या बात कर रहा है, इसके ऊपर नज़र रखी जाती है। पूरा 2 चीजें हैं। पहली बात तो पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए। प्रीपेड कनेक्शन है तो पुलिस से वेरिफिकेशन होना चाहिए। तीसरा, हमारी 90 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है, हर कॉल की रिकॉर्डिंग रहती है। रिकॉर्डिंग है, और जो हार्डकोर क्रिमिनल है उनकी हम रेगुलर उनकी कॉल की लिसनिंग रहती है। साथ में नियम ये भी है कि वो कॉन्फ्रेंस कॉल यूज नहीं कर सकता। जिस दिन कॉन्फ्रेंस कॉल यूज करेगा वो उसकी सुविधा बाधित कर दी जाएगी। ये रहता है। अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, हार्डकोर क्रिमिनल जेल में पीसीओ फैसिलिटी को यूज नहीं करते। वजह मुझे नहीं पता, लेकिन यूज नहीं करते। देहरादून की किसी जेल में फांसी घर है क्या? हाँ, कहाँ? हरिद्वार जेल में फांसी घर है। अच्छा, तो कभी आपको अभी तक के अपनी इस नौकरी में मौका मिला फांसी घर तक अभी पहुंचने तक का? नहीं मिला, और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि भगवान ना मिले। कभी आपने फांसी घर देखा होगा? हाँ, तो देखा आप है। तो रहे थे हरिद्वार का देखा हरिद्वार है, में आप रहे थे। मैंने देखा है। तो फांसी वैसे भी अपने देश में कम होती है, शायद आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आज तक 60 के करीब हुआ होगा मैक्सिमम। तो देश की जितनी भी जेलें हैं उनके फांसी घर का बड़ा बुरा हाल होता है। जैसे भी मैं 2-3 नाम लेता हूँ, जैसे मथुरा का ही ले लीजिए, वहाँ कब से सफाई नहीं हुई, वो सारे तख्ते वक्ते सब खराब हो चुके हैं, और भी बाकी जेल, क्योंकि इस तरह से फांसी तो दी नहीं जाती। तो फांसी घर एक्चुअल में होता कैसा है? आपने तो देखा हुआ है। मैंने तो देखा, हमारी जनता जानना नहीं, चाहती है। जनता मतलब को क्राइम आप तक फैमिली मेंबर, सॉरी जनता बोल दिया, क्राइम तक मेंबर, फैमिली मेंबर को जितने बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आपके पास वो हुनर है। सिंपल है, एक हाइट पे जाकर 2 तख्ते होते हैं, वो तख्ते पे उसको खड़ा करते हैं, और फिर एक साइड में लीवर होता है। लीवर को जैसे ही हमने पुश किया, वो तख्ते दोनों खुल जाते हैं, ऊपर उसके हैंग लगा हुआ है, वो लटक जाता है। सिंपल है। उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो डेथ रो पे थे, सजा हो चुकी थी,
तो ऐसे मौके आए जब आपको लगा कि चलो फांसी घर की साफ सफाई करा दूं? यस, एक बार मैं उस जेल में नहीं था। हम्म, हरिद्वार जेल में जो फांसी घर बना वो आनंद फानन में बना था। हम्म, एक कैदी की सजा की स्थिति थी। हम्म, इवन जो उस समय रस्सी थी मुंगेर जेल से बनती थी, अब तो शायद चेंज हो गया। मुंगेर जेल से एक सिपाही भी भेज दिया गया था रस्सी मंगाने के लिए। तो तब पूरी सब आनंद फानन में हुआ था, लेकिन उसकी सजा टल गई थी। अच्छा, मैंने उस दिन भी देखा जब देहरादून जेल गया था। जेल जेल है। अब मैं जेल के अंदर जाऊं और देखूं कि कोई गुड मॉर्निंग देहरादून जेल में आपका स्वागत है, कि बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ी अच्छी उसकी हिंदी, और वो आरजे रेडियो जॉकी की तरह। और आपकी जेल में बाकायदा रेडियो जॉकी हैं, कई हैं, और रेडियो स्टेशन है, और उस पे गाने भी बजते हैं, और रेडियो जॉकी कैदियों को फरमाइश भी पूरी करते हैं। तो ये जेल के अंदर रेडियो स्टेशन खोलने का आइडिया कहाँ से? मैं इस प्रश्न को 3 मिनट में जवाब दूं, थोड़ा सा डिटेल में? 2.5 दो मिनट में दे ढाई दीजिए। 2 चलिए, मिनट 2 मिनट ठीक, 2 मिनट। लिसनर को मैं जरूर बताना चाहूंगा हुँ, कि जेल भी हमारे समाज का ही एक पार्ट है। जेल में भी वही लोग बंद हैं जो आज से पहले समाज में थे, वो जेल में आ गए। जेल भी एक दुनिया है। हुँ, जेल में म्यूजिक के शौकीन भी हैं, जेल में हुनरमंद लोग भी हैं। तो उन्हीं एक छोटी सी सोसाइटी को, उसमें से उनके हुनर के लोगों को छांटना और उनको उसमें एंगेज करना, यही जेल प्रशासन की ड्यूटी है। एक आइडिया आया कि जो है जेल में रेडियो होना चाहिए। एक तिनका तिनका फाउंडेशन डॉक्टर बर्तिकानंदा हुँ, का, उन्होंने जेल में रंग भरता इंद्रधनुष, जेल में रंग भरते इंद्रधनुष से एक आर्टिकल हुँ। निकला था। उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने उनसे संपर्क किया, हमने जेल रेडियो स्टार्ट किया और बहुत अच्छा चल रहा है। कभी आपके जेलर रहते हुए कोई कैदी भागा जेल से? बहुत पहले जब हुँ, सन 2001 में मैं अल्मोड़ा में था, हुँ, एक एस्केप मेरी जिंदगी में मेरे समय हुँ। में हुआ है। कैसे हो गया था? 2001 की बात है, अल्मोड़ा जेल में था, मेरी हुँ, नई नई नौकरी थी। मैं उस समय प्रभारी जेलर था। हुँ, कैदियों से कूड़ा फेंकवाया जा रहा हुँ, था। कूड़ा, अल्मोड़ा जेल पहाड़ी पे हुँ, बहुत छोटी सी हुँ, जेल है। तो 10-12 कैदी आ रहे थे, जेल के गेट से जा रहे थे, बाहर कूड़ा फेंक रहे थे हुँ। और वो ढलानदार सीढ़ीदार जगह थी, तो वो कूदता हुआ भाग एस्केप गया। कर गया था एक। और प्रयास 1-2 के और हुए हैं, असफल हुए। आपकी जेल वाली ज़िंदगी है, क्योंकि जेलर का ज़्यादातर वक़्त जेल के अंदर गुज़रता है, और जो जेलर के रेज़िडेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, वो बिल्कुल जेल की बाउंड्री के आस-पास ही उनको घर दिया जाता है। तो जेलर की नौकरी करते हुए एक तो आपका परिवार कितना खुश या दुखी रहता है कि यार हमें बिना जुर्म के आपने इस बाउंड्री में बांध के रखा हुआ है? नहीं, देखिए, हम इसका सकारात्मक पक्ष देखते हुँ, हैं। मुझे अपने घर से अपने वर्क स्टेशन जाने के लिए कोई समय नहीं जाया करना है। हुँ, मुझे मेट्रो नहीं पकड़नी है, मुझे कार से ट्रैवल नहीं करना है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जेल जनरली एक आउटर एरिया में होगी, पॉल्यूशन फ्री है। हम पॉल्यूशन फ्री एरिया में, स्वस्थ वातावरण में, घर के पास अपने रह रहे हैं। ये इसके सकारात्मक पक्ष है, हमारा परिवार भी समझता है। नकारात्मकता कुछ है कि हमारी टाइम बाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त है, हुँ। हमारा शहर में जाना बहुत कम हो पाता है, हमारा लोगों से मिलना-जुलना कम हो पाता है। ये नकारात्मक पक्ष है, लेकिन मुझे लगता है सकारात्मक पक्ष ज़्यादा है। जब आप लोगों से मिलते हैं, अपने परिवार से, दोस्तों से, तो सबको पता ही होता है कि आप एक जेलर हैं। तो ये जेलर शब्द सुनना आपके अपने लिए खुद क्या मायने रखता है? अच्छा लगता है, थोड़ा फ़ील होता है, थोड़ा प्राउड फ़ील होता है, अ, या थोड़ा लगता है वो भौकाल टाइप? भौकाल वर्ड नहीं, मैं आपको बताऊँ, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में हाँ, कि मैं कभी पुलिस की जॉब में जाऊँगा या यूनिफ़ॉर्म की जॉब में जाऊँगा। मैंने ग्रेजुएशन पंतनगर यूनिवर्सिटी से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नैनी से किया और एक सिंपल एक कॉम्पिटिशन दिया, चूँकि यहाँ जॉब लग गई तो इस फील्ड में हुँ। आ गए। लेकिन आज जेल विभाग में 29 वर्ष या 30, लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं, बिताने के बाद मुझे लगता है कि भगवान ने शायद मुझे इसी कार्य के लिए बनाया था। इतनी अपार सकारात्मक कार्य करने की संभावनाएँ हैं। मुझे लगता है मैं शायद किसी और विभाग में होता या किसी अन्य प्रोफ़ेशन में होता या बिज़नेस में होता, तो अपनी ज़िंदगी को मैं इतना सार्थक तरीके से नहीं जी पाता जितना मैंने अब जी है, आज जी है। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि जेल के अंदर कई बार डीएम या बाकी बड़े अफ़सर दबिश डालते हैं, रेड मारते हैं, क्योंकि देखने के लिए कि वो कैदियों के पास फ़ोन है या उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि नहीं। तो ये जो रेड मारा जाता है, एक सवाल है मेरा कि जैसे जेल का जो गेट होता है, उस गेट से करीब-करीब आप मान लीजिए 500 मीटर या 1 किलोमीटर पहले से ही बाउंड्री शुरू हो जाती है, और जेल का कोई ना कोई स्टाफ वहाँ मौजूद होता है।
अब सपोज अगर अभी अचानक किसी ने रेड मारने का फैसला किया, तो जब वो 500 मीटर की दूरी पर पहुंचा और जेल का ही स्टाफ उसे देख रहा उसकी गाड़ी को, तब तक तो जेल के अंदर खबर चली जाती होगी कि रेड पड़ने वाला, सब ठीक कर दो। तो क्योंकि जब गेट से जेल तक की दूरी नापने में 5 मिनट लग रहा, 5 मिनट में तो सीन बदल सकता है। तो ऐसा होता है क्या? हाँ, ये प्रश्न की प्रासंगिकता आपकी आज से 5-7 साल पहले तो थी, आज नहीं है। आज क्यों नहीं है? मैं देहरादून जेल की बात लेता हूँ। हमारी जेल में 130 सीसीटीवी कैमरे हैं। अच्छा। हमने सपोज डीएम साहब आ रहे हैं, हमने वो चीज वहां से हटा दी। डीएम साहब तो पहले ही आते, जो मतलब जनरली जो उच्च अधिकारी होते हैं वो सीसीटीवी रूम में जाते हैं, कंट्रोल रूम में। और फॉर एग्जांपल उन्हें एक्स क्रिमिनल को देखना है कि एक्स क्रिमिनल के पास, उनके पास खबर है कि एक्स क्रिमिनल मोबाइल यूज कर रहा है या उसको वीआईपी सुविधाएं मिल रही है, और जैसे ही वो आ रहे हैं हमने एक्स क्रिमिनल से वीआईपी सुविधाएं हटाई हैं। फॉर एग्जांपल उसको हमने शराब परोस रखी है, आप मान लीजिए शराब परोस रखी है, नॉनवेज परोस रखा है, डीएम साहब आ रहे हैं, हमने शराब और नॉनवेज हटाया है। वो कंट्रोल रूम में जाएंगे, वो कहेंगे आज अभी से 1 घंटे पहले का एक्स का हमें पूरा दिखा दो। अच्छा, क्लियर है? तो आज अगर वो 1 घंटे पहले तक करना हो, उड़ गया तो समझ लीजिए गड़बड़ है, और है तो फिर अगर वो है तो वो नॉनवेज वो 1 दिन पहले का देख सकते हैं, 3 दिन, हमारे यहाँ 90 दिन की रिकॉर्डिंग है, 3 दिन पहले का देख सकते हैं। तो अगर एक्स प्रिजनर को शराब और नॉनवेज पेश की जा रही होगी वो तो दिखाई देगी। और इसका हमने अपने जीवन में, मैंने आज से 2 साल पहले देहरादून जेल में उदाहरण देखा है। हमारे यहाँ बहुत नामी 2 प्रिजनर बंद हुए थे, उनको मीडिया में न्यूज चल गई कि देहरादून जेल प्रशासन नतमस्तक और वीआईपी सुविधाएं। डीएम साहब और एसएसपी साहब जेल बंद होने के बाद आए, वो सीधे कंट्रोल रूम में गए। उन्होंने कहा, उनको उन 2 प्रिजनर को आए हुए 1 दिन हुआ था। उन्होंने कहा एट द टाइम ऑफ एडमिशन से लेकर अभी तक की हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, ये कहाँ रहे हैं। 130 सीसीटीवी कैमरे हैं, ईच एंड एवरी कॉर्नर कवर्ड है, हमारी जीत हुई। तो अब प्रसंग अब ये संभव नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पवन साहब, वो ये कि आज के दौर में बहुत सारी जेलों, खासकर कुछ बड़े जेलों की वजह से सारी जेलें बदनाम है कि अब असल में क्रिमिनल जेल में जाकर ही बड़ा होता है। तो जेल के अंदर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जेल में वाकई सिर्फ कैदियों को सजा के लिए ही भेजा जाए और उन्हें कोई और फैसिलिटी ना मिले, इतना लंबा अरसा आपने गुजारा, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि फिर जेल बदनाम ना हो इन कामों के? देखिए, जेल में जो प्रिजनर है मोर देन 99% फर्स्ट ऑफेंडर है। आप जिन प्रिजनर की बात कर रहे हैं कि जेल में जाके बड़ा अपराधी बनता है, वो लेस देन 1% है। हम लेस देन 1% को किनारे कर देते हैं। मैं जो कार्य कर रहा हूं या जो सकारात्मक कार्यों की चेन चल रही है वो 99% के लिए चल रही है। हम जो काम करते हैं 99% के लिए करते हैं। 1% को हम नियमों के तहत कंट्रोल करते हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल है। उनको बदलना बहुत मुश्किल है, हम 99% के लिए काम कर रहे हैं। और जो 1% है उनको तो हम सख्त नियमों के साथ, सख्त कानूनों के साथ, जेल प्रशासन की एक टीम के साथ तभी कंट्रोल कर सकते हैं। देहरादून जेल में ऐसे 1% है? तो उनको उसी हिसाब से आप कंट्रोल करते हैं। और जो बाकी 99% आपने कहा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, इनकी फैमिली, इनका बैकग्राउंड, पहली बार क्राइम किया, बहुत सारे हालात की वजह से क्राइम किया, तो ऐसे कैदियों के साथ फिर जेल का बर्ताव क्या होता है और इनके लिए क्या करते हैं आप लोग? देखिए, मैं वही बात कहना चाहता था। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं फिर कह रहा हूँ एज ए जेलर नहीं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, ये जो 99% है ये वक्त के मारे हुए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वक्त के मारे हुए हैं। इन्होंने अपराध किया है, इनको ऑनरेबल कोर्ट ने दंड दिया, इनको ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु भी दंड दे रहा है, इनको समाज दंड दे रहा है, ये अपने बच्चों से, अपने परिवार से, समाज से दूर है। चारों तरफ से दंड इनको मिल रहा है, मिल चुका है। जेल में रहने के दौरान नियमों के अंतर्गत हम मानवीय मूल्यों के साथ इनकी कितनी मदद कर सकते हैं, ये हमारी ड्यूटी होती है, हम इसके लिए काम करते हैं। कई बार जेल के अंदर आप चलिए अपना फर्ज निभाया, आपने सुधारा, उनको जो सजा दी अदालत ने 2, 4, 5 साल के बाद वो बाहर निकल आए, जैसे चोरी के केस में मान लीजिए, छोटे मोटे अपराध, बट बाहर आने के बाद क्या समाज उन्हें अपनाता है? 2, 4, 5 साल वाले तो एकोमोडेट हो जाते हैं। अच्छा। समस्या उनकी आती है जो आजीवन कारावास के होते हैं। अच्छा। मिनिमम 14 साल तो रहना ही रहना है। अब जनरली उत्तराखंड में 14 वर्ष मिनिमम की है, लेकिन छूटते छूटते 15, 16, 17 साल, 18 साल हो जाए। अब 18 साल जेल में रहने के बाद समाज तो खैर अपनाने को तैयार है या उनके घर वाले तैयार है, लेकिन सब बिखर जाता है।
हम ऐसे ऐसे दौर देखते हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ। एक अभी हमारे यहाँ प्रिजनर है, उसकी पत्नी मिलने ही 8 साल बाद आई उससे। पत्नी से मैंने पूछा क्यों इतने लेट आई? बोले मैं करूँ क्या, मैं अपनी 2 बेटियाँ पालूँ, चंडीगढ़ में जाके जॉब कर रही हूँ मैं। हम्म, अब वो बेटियों और बच्चों को पालेगी अपने पति को देके। अब ये पति जब छूटेगा, तो ना तो पत्नी का, ना बच्चों का इतना अफेक्शन है, तो इसका समाज में एडजस्ट होना टफ पड़ जाता है, मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन साहब इस पूरी बातचीत के लिए। और मुझे लगता है कि जेल के अंदर की जिंदगी और जेलर साहब की जुबानी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है।